हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का वीकली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज फिलहाल हम लोग करते हैं रिवीजन पूरे हफ्ते पढ़ी गई महत्वपूर्ण खबरों की और देखते हैं कि क्या क्या खास हमारे इस वीक में रहा था। तो फिलहाल आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में महत्वपूर्ण द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो देखते हैं क्या क्या खास रहा। पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पहले वो कवर करते हैं। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज 1 से रहा था और इसका रिलेवेंस जीएस पेपर 2 में रहा था। हालांकि जो टाइटल है उसका कहना है इजराइल सेट फॉर फुल कंट्रोल ऑफ गाजा सिटी आफ्टर सिक्योरिटी वोट। तो देखिए इस दौरान जो सारी महत्वपूर्ण बातें थी उसमें हमें यह पता चला था कि दरअसल इजराइल ने एक फिलहाल प्लान तैयार किया और इजराइल के कैबिनेट ने उस प्लान को अप्रूव भी कर दिया, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि अब फिलहाल इजराइल गाजा को कंप्लीट टेक ओवर करेगा और गाजा के ऊपर पूरा कब्जा कर लेने के बाद में अब इजराइल उसका संचालन नहीं करेगा। यानी कि इजराइल ने दो तरह की नीति बताई। पहला ये बताया कि देखिए मैं कब्जा करूंगा, मेरे कब्जा करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि गाजा का निरस्त्रीकरण किया जाएगा, हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मैं इसका शासन नहीं करूंगा। शासन के लिए इसको सौंप दिया जाएगा अरब देशों के पास में, जिसके लिए जैसे बाद में इससे जुड़े हुए जो खतरे हैं वो सारे खतरे समाप्त हो जाएंगे और आतंकवाद मुक्त व्यवस्था बन जाएगी गाजा के अंदर। गाजा के सभी लोगों के कल्याण के कार्य किए जाएंगे, विकास का कार्य किया जाएगा, उनकी शिक्षा और बाकी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा और हमास जो हमारी मुख्य चुनौती है उसको हम समाप्त कर देंगे। और फिलहाल नेतन्याहू ने यह भी बताया कि देखो जो भी स्थिति है उसमें हमारा मुख्य शत्रु हमास है, ना कि हमारा शत्रु गाजा के लोग हैं। तो इसी वजह से हम गाजा के लोगों के खिलाफ अभियान नहीं करना चाहते और फिलहाल जो स्थिति है गाजा के लोगों की वो गंभीर बन चुकी है, क्योंकि गाजा के लोग पहले ही बड़ा परेशान हो चुके हैं इस पूरे संघर्ष के बीच में। और ये लगभग 22 महीने से चल रहा जो संघर्ष है, इस 22 महीने के संघर्ष में लोगों को काफी परेशानियां हुई है और 61,000 लोग मारे जा चुके हैं गाजा के, वहीं लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं या घायल हुए हैं। तो जरूरी है कि अब आगे सैन्य संघर्ष को और ना बढ़ाया जाए। अगर सैन्य संघर्ष को और आगे बढ़ाया जाता है तो लोगों को बड़ा नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि हम फिलहाल गाजा पे कब्जा ही कर लें, जिसकी वजह से सैन्य संघर्ष को शांत भी किया जा सकता है और हमास को वहां समाप्त किया जा सकता है और गाजा में एक नई व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। ये था पूरा का पूरा प्लान हमारे इस पूरे के पूरे न्यूज़ आर्टिकल के अंदर। तो इसको समझना जानना जरूरी था उस समय जिस प्रकार से हमने पढ़ा था। हालांकि जो नेतन्याहू ने योजना तैयार की है वो 5 पॉइंट की है, जिसमें पहली बात है हमास के निरस्त्रीकरण की, यानी कि हमास को पूरी तरह से शस्त्रों से मुक्त कर देना, शस्त्र नहीं होने चाहिए। सभी बंधकों की वापसी भी करना चाहता है इसराइल। देखिए जिस समय इसराइल के ऊपर हमला किया था हमास ने, तो उस दौरान इसराइल के लगभग 1200 लोगों को मारा गया था और 1200 लोगों को मारे जाने के अलावा हम ये देखते हैं कि इसराइल के लगभग 251 लोगों को बंदी बना लिया गया था। इसमें 200 लोग तो आ चुके हैं, लेकिन 51 लोग अभी भी वहां पे ही मौजूद हैं और माना जा रहा है कि इसमें से लगभग 20 ही जीवित हैं, बल्कि 31 की मृत्यु हो चुकी है। तो इन जीवित लोगों की वापसी के लिए सारे प्रयास करना चाहता है इसराइल। गाजा का पूरी तरह से विसैन्यीकरण करना चाहते हैं, एक नई और एक अच्छी व्यवस्था के साथ इसकी स्थापना चाहते हैं और साथ ही इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण होगा गाजा पे, शासन व्यवस्था नहीं संभालेंगे। यहाँ पर एक वैकल्पिक नागरिक सरकार बनाई जाएगी जो ना तो फलस्तीन प्राधिकरण की होगी और ना ही वो हमास प्राधिकरण की होगी। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स फिलहाल इजराइल की इस पूरे के पूरे प्लान के अंदर शामिल रहा। ठीक है, तो नेतन्याहू से पूछा भी गया था क्यों, तो देखिए दरअसल फिलहाल वैश्विक स्थिति नेतन्याहू के खिलाफ चल रही है, दुनिया के तमाम देश नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। तो नेतन्याहू चाहते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को अपनी ठीक कर लें। साथ ही नेतन्याहू की चाहत ये भी है कि वो जोखिम में नहीं फंसना चाहते। वो ये भी चाहते हैं कि अब और सैन्य कार्रवाई से लोगों को परेशान ना किया जाए, सुरक्षा पे काम किया जाए, हमास के खिलाफ अभियान हो और साथ ही गाजावासियों का जीवन का सुधार हो, उनको सुरक्षा दी जाए। तो ये नेतन्याहू का पूरा प्लान था। चलिए इसी के बाद समझते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पेज 3 से रहा था, रिलेवेंस जीएस पेपर 2 में रहा था और 3 में भी है। दरअसल इस दौरान हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया था ऑयल फर्म्स के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडाइज एलपीजी का फंड। तो इस दौरान हमारी जो केंद्र सरकार है उसने टोटल वैसे तो फंड सैंक्शन किया था 42,000 करोड़ का। इसमें जो ये 30,000 करोड़ रुपए हैं, इस 30,000 करोड़ को दिए जाने का मुख्य रीजन था कि बीते समय में जो हमारी ऑयल कंपनीज है, उन ऑयल कंपनीज को जो भी दिक्कत हुई है, उन जो भी घाटा वगैरह रहा है, जो भी नुकसान रहा है, तो उसमें उनको लाभ देना, क्षतिपूर्ति प्रदान करना, एक प्रकार का कंपनसेशन देने के लिए 30,000 करोड़ अलॉट किए गए थे। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में के लिए 12,000 करोड़ अलॉट किए गए थे ताकि सभी लोगों को सब्सिडी दी जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। तो फिलहाल हमारी केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना पे 300 रुपए पर रिफिल की सब्सिडी देती है, लेकिन ये साल में केवल और केवल 9 बार ही आप ले सकते हैं, इससे अधिक आप इसको नहीं ले सकते। हालांकि इसके अलावा बात करें कि हमारे गैस सिलेंडर का प्राइस किस प्रकार से डिसाइड होता है, तो देखिए गैस सिलेंडर का जो टोटल प्राइस है वो दिल्ली के अंदर 853 है। तो इस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग ही हम लोग समझ सकते हैं। तो पता चलता है कि इसमें प्राइस चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स 739 रुपीज़ है, जिसमें जोड़ दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन को। इसके अलावा जीएसटी लगती है टोटल 5%, जो 2 भागों में बढ़ती है, एक सेंट्रल की और एक स्टेट की। तो 3 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं इसमें। पहला है प्राइस चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन, तीसरा है जीएसटी जो बटी हुई है दोनों भागों में। उन सभी को
मिलाकर टोटल प्राइस बनता है 853। इस पे अब 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जितने भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, जिसके बाद उनको इसका प्राइस 553 रुपये पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, खास चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छी उज्ज्वला योजना है, 2016 में शुरू किया था, काफ़ी लंबा समय इसको बीत चुका है और अभी भी चीज़ें लोगों के लिए लाभदायक बनी हुई है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें शामिल थी। 3 अलग अलग कंपनीज को दिया गया था कंपनसेशन फिलहाल ये। तो कंपनसेशन जिन 3 कंपनी को दिया गया उसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल है, तीनों की तीनों। और ये समझ लीजिए कि इन्हीं तीनों के तहत सारा का सारा मामला चलता है हमारे देश में गैस सिलेंडर्स को सप्लाई करने का। ठीक है, तो इसी का फ्यूल ब्रेकअप मैंने आप लोग को समझा ही दिया किस तरह से गैस का प्राइस डिसाइड होता है। तो समझते हैं आगे हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो फिलहाल जुड़ी हुई है हमारी जम्मू कश्मीर की विधानसभा से। तो देखिए, दरअसल जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो राज्यपाल को एक खास शक्ति मिली हुई है कि राज्यपाल 5 सदस्यों को यहाँ पर नामित कर सकते हैं, उस पर बड़ा विवाद हुआ है। तो उसी विवाद की फिलहाल यहाँ पर चर्चा हो रही थी। तो ये पूरा का पूरा मामला जो था, ये पूरा मामला केंद्र सरकार के सामने आया था और केंद्र सरकार से ये बोला गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो आपने पावर दी हुई है 5 सदस्यों को नियुक्त करने की, नामित करने की, इससे तो विधानसभा के अंदर सरकार का मामला भी प्रभावित हो सकता है। ये सरकार को बनाने में, तोड़ने में भी भूमिका निभा सकते हैं और ये सारे लोग केंद्र के रूप में काम कर सकते हैं। तो इस वजह से विवाद आया था, हालांकि सरकार ने मना किया। बट फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर की विधानसभा के ब्रेकअप को समझते हैं तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए टोटल मेंबर बताए गए हैं 114 प्लस में 5 नॉमिनेटेड। ठीक है, तो अब दरअसल जो प्रावधान है वो ये है कि टोटल जो सदस्य हो जाते हैं वो होते हैं 119। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन होते हैं कुल ऐसी सीटों पे, मतलब टोटल जो है जम्मू कश्मीर की सीटें वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो 3 भागों में डिवाइड होती है। उसमें पहला है जम्मू और दूसरा है इसके अंदर कश्मीर और तीसरा है इसके अंदर POJ के, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने सीटें दी हुई हैं 24 कि इन 24 सीटों पे इलेक्शन नहीं होगा, बस सीटें रहेंगी। जैसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भारत में मिल जाएगा, फिर दोबारा से पाकिस्तान का नियंत्रण हट जाएगा, तब हम चुनाव करवाएंगे और 24 सीटें देंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को। कश्मीर की जो सीटें 47 रहेंगी और इसके अलावा जम्मू की सीटें 43 रहेंगी। तो ये टोटल 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर की विधानसभा का और इसके बाद इसमें 5 मनोनीत सदस्य आए थे फिलहाल राज्यपाल, उपराज्यपाल की तरफ से। लेकिन जो 5 सदस्य हैं इसकी भी क्राइटेरिया है। तो 5 सदस्यों में 2 महिलाओं का होना ज़रूरी है, 2 जम्मू कश्मीर के प्रवासी समुदायों का होना ज़रूरी है और इसमें भी 1 महिला का होना ज़रूरी है और इसके साथ ही एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का कोई एक व्यक्ति जो विस्थापित होकर के रह रहा है फिलहाल कश्मीर में, तो उसका भी होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से 5 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर आरोप लगा था कि ये तो सरकार को भी प्रभावित कर सकते हैं, तोड़फोड़ में मदद कर सकते हैं, कि इन सरकारी तरफ से काम कर सकते हैं, ये गलत तरीका है। तो बोला गया कि आप पुडुचेरी के अकॉर्डिंग समझिए, जिस प्रकार से हमारे पुडुचेरी में हम लोग क्या करते हैं कि 3 सदस्य विधानसभा के हैं, 3 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो इस 30+3 के ब्रेकअप के तहत ही हम लोगों ने सारी व्यवस्था रखी है पुडुचेरी के अकॉर्डिंग ही जम्मू कश्मीर में भी, और चीज़ें ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग सरकार ने सेटिस्फाइड किया था मामला, लेकिन ब्रेकअप पता होना चाहिए कि किस तरह से बनती है जम्मू कश्मीर की विधानसभा। इसी के अलावा फिलहाल हमारी अगला इंपॉर्टेंट मामला ये था कि हमारी केंद्र सरकार ने ये बताया था कि भारत में शेरों के लिए काफ़ी अच्छे कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो देश भर में मनाया गया था नेशनल लॉयंस डे मनाया गया था। तो लॉयंस को इसी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ही सारी की सारी बातें चल रही थी। ठीक है, तो अब फिलहाल हम ये देखते हैं कि सारी की सारी जब बातें हुई तो इस दौरान ये बताया गया कि लॉयन की पॉपुलेशन भारत में बहुत ज़्यादा खास हो रखी है, लॉयंस की कंडीशन बहुत अच्छी है। लॉयंस कहाँ पे पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉयंस, तो ये खास तौर पे पाए जाते हैं भारत के अंदर गिर में क्षेत्र में। ठीक है, तो गिर का जो क्षेत्र है हमारा, वो गिर वाला क्षेत्र इस दौरान बहुत ज़्यादा खास है और मुख्य रूप से जो पॉपुलेशन है वो गुजरात के गिर में ही पाई जाती है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को बताया गया। तो ये भी बताया कि भारत में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। अभी हम ये देखते हैं कि 5 साल पहले तक जो पॉपुलेशन थी वो 674 हुआ करती थी, 5 साल पहले तक की पॉपुलेशन। ठीक है, तो 5 साल पहले तक की पॉपुलेशन कितनी थी, 674 थी, लेकिन अब ये बढ़ गई है और ये बढ़ करके अब हो गई है 891। ठीक, तो वर्ल्ड लायन डे का फंक्शन था, तो वर्ल्ड लायन डे के फंक्शन में हमारे मिनिस्टर साहब ने सारी बातें बताई और ये बताया कि सरकार के प्रयासों की वजह से सब कुछ हो पा रहा है। इसी के साथ ही ये भी बताया गया कि देखिए सरकार ने हमारे देश में लगातार और भी कार्य किए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट टायर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जो और अलग अलग जीवों के लिए, वन्य जीवों के लिए भूमिका निभाते हैं।
हम लोगों ने देश में बाघों की जनसंख्या भी बढ़ाई है, बाघ अभ्यारण्य भी हम लोगों ने बढ़ाए हैं और बाघ अभ्यारण्य फिलहाल बढ़कर हो चुके हैं 58 हो चुके हैं, पहले ये 47 हुआ करते थे। इसके साथ ही टाइगर पॉपुलेशन पूरी दुनिया भर के मामले में 70% पॉपुलेशन तो भारत में ही पाई जाती है और भारत में संख्या अच्छी बनी हुई है। स्नो लेपर्ड की संख्या भी अच्छी है, 714 स्नो लेपर्ड फिलहाल भारत में पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें बताई गई इनके द्वारा। और दुनिया के लिए भारत ने बनाया है अपना खुद का एक खास संगठन जिसको नाम दिया है बिग कैट अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भारत सभी जितनी 7 बड़ी बिल्लियां हैं दुनिया की उनके संरक्षण के लिए बातें करता है। हालांकि 5 बड़ी बिल्लियां भारत में ही पाई जाती है, 2 नहीं पाई जाती, वो पाई जाती हैं खास तौर पे लैटिन अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो इन देशों की खास बात क्या है कि ये जगुआर है और प्यूमा है जो पाई जाती हैं, जो भारत में नहीं मौजूद है। बाकी दुनिया के और देशों में तो दुनिया के तमाम देशों को जोड़कर 7 बड़ी बिल्लियों के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता हमारी सरकार ने जाहिर की थी। इसके अलावा ये स्लाइड मैंने आप लोग को उस समय दिखाई थी जिसमें हम लोगों ने सारी बातें की थी लायन के बारे में कि लायन की क्या स्थिति है। IUCN कहता है कि एंडेंजर्ड है, यानी कि ये पूरी तरह से संकटग्रस्त है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने इसको शेड्यूल 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी शामिल किया हुआ है। बाकी इसकी विशेषताएं कि भाई ये कहीं पर रहता है तो सेंट के अकॉर्डिंग अपने इलाका मार्क कर देता है, किस प्रकार से ब्रीडिंग करते हैं, शारीरिक विशेषताएं, क्या क्या खतरे हैं इनके ऊपर, क्या इनका भोजन होता है, वो सब मैंने बताया था आप लोग को, तो उम्मीद करते हैं कि याद होगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते की। तो देखिए, अर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे थे एक खास ज़मीन के लिए जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। अब दरअसल नागोर्नो काराबाख एक इंपॉर्टेंट लैंड है जो घिरा हुआ है अजरबैजान से, लेकिन इस लैंड की अधिकांश पॉपुलेशन अर्मेनिया की है। अर्मेनिया एक ईसाई देश है। ठीक है, तो अर्मेनिया जो है ये अर्मेनिया एक ईसाई जनसंख्या वाला देश है, अजरबैजान एक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। लेकिन जो नागोर्नो काराबाख है वो सभी तरफ से घिरा हुआ है फिलहाल अजरबैजान से। लेकिन वहीं हम ये देखते हैं कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन अर्मेनिया की अधिक यहाँ पे निवास करती है, हालांकि अजरबैजान की मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ निवास करती है। तो ये दोनों तो इस लंबे समय से लड़ रहे थे, लेकिन 2023 में इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया था अजरबैजान ने। अब मुख्य मुद्दा ये था कि दोनों के बीच समझौता कैसे हो, क्योंकि अजरबैजान को चाहिए था कि वो अपने एक टूटे हुए क्षेत्र तक भी पहुंच प्राप्त कर सके। देखिए, दरअसल अजरबैजान का 2 हिस्से हैं, एक तो मुख्य भूमि अजरबैजान है और दूसरा हिस्सा वो छोटा सा है जिसको अलग करता है आर्मेनिया। तो अब दरअसल अगर कभी भी अजरबैजान को इस लैंड तक कनेक्शन चाहिए तो इस लैंड तक कनेक्शन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि फिलहाल अर्मेनिया से होकर गुजरा जाए या फिर अर्मेनिया के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। तो अब दरअसल इन दोनों के बीच इसी विवाद का समाधान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप आए बीच में, और डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आके कहा कि देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों के बीच समझौता करा देते हैं और बात है अजरबैजान की इस क्षेत्र तक पहुँच की, तो देखिए यहाँ पर पहुँच दी जाएगी और पहुँच दी जाएगी इंटरनेशनल रूट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहाँ पर एक खास रास्ता बनाया जाएगा और जो रास्ता यहाँ पर बनाया जाएगा उस रास्ते को हम नाम दे रहे हैं ट्रंप रूट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि इसको हम नाम दे रहे हैं कि ट्रंप का शांति और समृद्धि का मार्ग। अब इस मार्ग के तहत कह दिया गया कि यहाँ पर अजरबैजान को पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और ये रूट यहीं पर ही रहेगा, यानी कि यहीं पे ही रूट बनाया जाएगा जिससे अजरबैजान पूरे क्षेत्र से कनेक्ट हो पाएगा। इस रास्ते पर गैस पाइपलाइन, ऑयल की सप्लाई और साथ साथ फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी बिछाई जाएंगी जिससे कि सभी लोगों को जो भी सहायता पहुँचानी है वो सारी सहायता यहाँ पर पहुँचाई जाने लगेगी। तो ये फिलहाल यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। तो ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया है, ट्रंप को पीस प्राइज दिए जाने की बातचीत भी यहाँ पर खासतौर पर कंप्लीट की गई। क्लियर है बात सभी को? तो नागोर्नो काराबाख का मुद्दा सुलझ चुका है अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में। चलिए, इसके अलावा बात कर लेते हैं, लोकसभा ने पास कर दिया है इनकम टैक्स बिल, फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है फिलहाल इस दौरान ये चर्चा में। तो देखिए, दरअसल 1961 का था हमारा पिछला कानून, तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है पिछले कानून को बने हुए, काफ़ी पुराना कानून भी था। तो इस कानून के अंदर 4000 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और ये समझिए कि 5 लाख से ऊपर शब्द इसके अंदर शामिल थे। तो सरकार ने कहा कि इसको सरल बनाते हैं, ईजी बनाते हैं ताकि सबके लिए अच्छा रहे। तो पहले हमारी सरकार इस बिल को लेकर के आई थी बजट सेशन में लाने के बाद इसको सौंप दिया गया था प्रवर समिति को, जो थी बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में। तो इस समिति ने बहुत सारी सिफारिशें दी थी। तो सिफारिशों के बाद सरकार ने अपना विधेयक वापस लिया और एक नया बिल पेश किया जिसको नाम दिया आयकर संख्या 2 विधेयक 2025। फिलहाल इसमें जो शब्दों की संख्या है वो 2,59,000 है। इसमें चैप्टर्स को कम कर दिया गया, 23 चैप्टर ही मौजूद हैं फिलहाल। इसके अलावा धाराओं को भी कम कर दिया गया 536 से, और तालिकाओं को बढ़ा के 57 कर दिया गया है, और सूत्रों को बढ़ाकर यहाँ पर 6 से 46 कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, यानी कि इस कानून को ईजी बनाना, लोगों के समझने के लिए आसान बनाना और ज़रूरी प्रावधानों को शामिल करने के लिए ये परिवर्तन सरकार ने किया।
अब फिलहाल सरकार कह रही है सिंपल है, यानी कि इसको आप इजीली समझ सकते हैं। ये स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर यानी कि अच्छे व्यवस्थित रूप में है, भाषा भी इसकी अच्छी है, इंटीग्रेटेड है यानी कि एकीकृत है और छोटे रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें लिटिगेशन जो है वो कम किया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल है यानी कि व्यवहारिक है, इस्तेमाल किया जाने योग्य, और ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता के आधार पर है, समझ सकते हैं, बहुत आसानी से इसको लागू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारे देश में टैक्स के सुधारों के लिए लाया गया है। तो अस्पष्टताओं को दूर करता है, परिभाषाओं के द्वारा जो परिभाषाओं की स्थिति गंभीर थी उनको भी ठीक करता है। तो बहुत सारे शब्द अस्पष्ट थे, परिभाषाएं कम थी, सबको सेट कर दिया फिलहाल, प्रॉपर सेटल तरीके से शामिल किया गया। और हमारी जो कोर्ट बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं दे चुका था, उन सभी परिभाषाओं को भी इसके अंदर शामिल किया गया है कि भाई क्या क्या चीज़ें रहेंगी। परिवर्तन तो कर रिफंड पर राहत, फिलहाल सरकार ने यहाँ पर एक व्यवस्था शामिल की है कि अगर टैक्स को आप रिफंड मांगते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी छूट दी गई है, आप टाइम के बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीडीएस को देरी से भरते हैं तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। शून्य टीडीएस भी भरने के लिए सरकार ने कहा है कि अगर आपकी इनकम बेशक टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रही है, बट फिर भी आप सरकार को बताइए कि आप इतने पैसे कमाते हैं और उसके लिए आप भर दीजिए ITR, ठीक है। इसके अलावा ये भी समझिए कि आप लोग इसके साथ साथ संपत्ति के स्पष्टीकरण की जानकारी भी शेयर कर सकते हैं, और जितने भी धार्मिक और ठीक है, धार्मिक है और जो धार्मिक नहीं भी है, जितने भी ट्रस्ट हैं ऐसे जिन पे दान मिलता है तो दान को बोल दिया गया कि छूट में रखा जाएगा। हालांकि जो भी धार्मिक या फिर गैर धर्म के जितने भी मतलब ट्रस्ट हैं जो चल रहे हैं, NGO वगैरह, अगर वो कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जहां से उनको अर्निंग होती है तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ये सरकार ने कह दिया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ समझते हैं। काफ़ी विवादों में रहा है फिलहाल दिल्ली का ये मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए यह कह दिया कि दिल्ली के सभी कुत्तों को, फिलहाल आवारा सड़कों पे घूमते हुए कुत्तों को अब डॉग शेल्टर में रखा जाए। तो फिलहाल अब यहाँ पर दिल्ली में ये देखा गया कि दिल्ली में बच्चे को बड़ी परेशानियां हो रही हैं, शिशुओं को बड़ी परेशानियां हो रही है, कुत्ते काट लेते हैं, रेबीज हो जाता है, कई लोगों की जान चली गई इसकी वजह से, और लोगों के लिए भयपूर्ण माहौल भी होता है, डर में लोग रहते हैं। सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि भाई बच्चों पे हमले ना हो और सभी को एक डर मुक्त माहौल मिले, तो इसीलिए हम ये चाहत रखते हैं कि फिलहाल दिल्ली से सभी आवारा कुत्तों को हटा दिया जाए। कहाँ रखा जाए? डॉग शेल्टर्स में रखा जाए। तो सरकार ने कहा कि डॉग शेल्टर बनाइए, एक शेल्टर में 5000 कुत्तों को रखिए, CCTV की निगरानी में रखिए, खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, कुत्तों की नसबंदी कीजिए, पर इस कुत्तों को द्वार से वापस से सड़कों पर मत उतारिए। ये व्यवस्था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के बीच में आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इसके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट के बाद फिलहाल एक 3 सदस्यों की समिति बनाकर ये कह दिया गया है कि जांच होगी मामले की और देखेंगे कि आगे क्या रहेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली के मामलों को देखते हुए कह दिया गया है कि सभी तरह से सड़कों को कुत्तों से मुक्त कर दिया जाए। तो इंपॉर्टेंट स्थिति है दिल्ली की, ये देखते हैं बाकी ये मामला किस रूप में आगे बढ़ता है। इसके अलावा एक मामला जो गंभीर आया वो महाराष्ट्र से आया। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर हम ये देखते हैं कि कबूतर खानों का चलन बहुत ज़्यादा है और कबूतर खानों के चलन की वजह से एक मामला पहुंच गया हमारे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कबूतर खानों को तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया BMC को, यानी कि जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको बोल दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति कबूतरों को दाना देता हुआ मिलता है तो उस व्यक्ति को खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए, मामला दर्ज किया जाए। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने कहा कि भाई पक्षियों को दाना देना, जीवों को खिलाना तो अच्छा काम है, पुण्य का काम है, धर्म के भी हित में करना चाहिए। कोर्ट क्यों मना कर रहा है? कोर्ट ने कहा कि देखो कबूतरों को खाना जो आप दाना डालते हैं इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं, इनकी गैदरिंग हो जाती है और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस पर भी ध्यान दीजिए। तो इनका ये कहना है कि देखो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हथियार उठाएंगे, लेकिन हम इस बात को नहीं मानेंगे, कबूतरों को दाना हम खिलाते रहेंगे। तो फिलहाल इस पर प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहा है, चीज़ें आगे भी बढ़ रही हैं। बाकी देखते हैं कि ये मामला भी कहाँ तक जाता है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 बड़ी चर्चा में, क्योंकि इसको कनेक्ट किया जा रहा है IPC के सेक्शन 124A से। अब देखिए दरअसल जो IPC का सेक्शन 124A क्या कहता है, ये कहता है कि आप सरकार के खिलाफ असहमति जताएंगे और सरकार के खिलाफ असहमति जताते हुए आपकी वजह से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। हालांकि शुरुआत से ये प्रावधान जो था वो अंग्रेजों ने शामिल किया था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कोई ना बोल पाए, लेकिन फिर भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद इसको एज इट इज रखा और राजद्रोह का कानून हमारे देश की व्यवस्था में चलता रहा। ठीक है, तो ये प्रावधान जो है इसको हम लोग राजद्रोह का कानून कहते हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ बोलना जिससे एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में आ जाए, तो इसके अकॉर्डिंग ही इस कानून को जाना जाता है। अगर आप कभी भी मौखिक रूप से, लिखित रूप से, प्रतीकात्मक रूप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे कैसे भी आप कुछ भी बोलते हैं सरकार के खिलाफ तो अपमानजनक हो, जिससे हिंसा, जिससे मतलब एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में हो, तो उसको राजद्रोह माना जाता था। हालांकि इसी के तहत 1962 में एक केस आया, एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में जो था केदारनाथ सिंह मामला। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए जब तक कभी भी हिंसा नहीं होती है तो हिंसा नहीं होने का मतलब यह है कि वो राजद्रोह में नहीं है, यानी कि हिंसा हुई है तो ही उसको राजद्रोह माना जाए, वरना राजद्रोह में ना माना जाए। अब इसके बाद से क्या हुआ कि हिंसा के आधार पर ही फैसले को अकॉर्डिंग चीज़ों को निर्धारित किया जाने लगा। हालांकि फिर भी बहुत सारे केस रजिस्टर होते रहे और चुनौती मिलती रही।
इसके बाद एनवी रमन जिस समय मुख्य न्यायाधीश थे तो उनके सामने ये मामला आया और एनवी रमन साहब ने कहा कि ठीक है सुनवाई करते हैं, राजद्रोह कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जब तक चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती हम इस सेक्शन के ऊपर रोक लगा रहे हैं, ना तो नए मामले दर्ज होंगे ना ही पुराने पे कोई सुनवाई होगी, पहले जांच करेंगे। बाद में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ न्यायाधीश बने तो उन्होंने ये मामला 3 न्यायाधीशों की बेंच को, पहले इन्होंने एनवी रमन ने इसको 3 न्यायाधीशों की बेंच को भेजा था। जब डी वाई चंद्रचूड़ आए तो उन्होंने 5 न्यायाधीशों की बेंच को ये मामला भेज दिया। अब इसके बाद से क्या है कि ये 2022 से मामला अभी तक पूरी तरह से रुका पड़ा था, कोर्ट ने रोक दिया और इसमें कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ी। पर फिर हमारी सरकार लेकर के आ गई एक नया कानून जो है भारतीय न्याय संहिता। अब दरअसल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा है, उसमें यह कहा गया है कि दरअसल भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 राजद्रोह कानून का ही एक नया रूप है। बस शब्दों को थोड़ा बदल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से बोलता है, चित्रात्मक रूप से बोलता है या फिर कभी भी मौखिक रूप से बोलता है जिससे एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में आती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब दरअसल सबका यही मानना है कि ये जो प्रावधान है ये प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के राजद्रोह कानून का ही एक नया रूप है। बस सरकार ने शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया, एक नए रूप में ला दिया है, राजद्रोह नाम नहीं दिया, लेकिन चीजें वही हैं। इसलिए फिलहाल ये कहा गया है कि भाई मामले की सुनवाई करते हुए इसके ऊपर रोक लगाई जाए और इसका मिसयूज को रोका जाए। हालांकि फिलहाल एक केस रजिस्टर हुआ था, एक द वायर के जो संस्थापक हैं और इसके एडिटर भी हैं, उनके खिलाफ सेक्शन 152 के साथ कई और धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तो मिसयूज का मामला भी चल रहा है कि ये मिसयूज भी किया जा सकता है। तो इसीलिए अब फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अभी रजिस्टर कर लिया है और रजिस्टर करते हुए आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत जो सुनवाइयाँ चलती थी उसी के तहत इसको शामिल भी किया है। देखते हैं कि कोर्ट क्या कहेगा। बट 124A और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 दोनों सिमिलर ही माने जा रहे हैं और सेक्शन 152 को कहा जा रहा है कि ये राजद्रोह कानून 2.0 है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट रिफ्रेन फ्रॉम स्पेसिफाइंग वैलिड आईडीज फॉर सिटीजनशिप। तो देखिए दरअसल अभी बिहार में हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए कि आप ये 11 डॉक्यूमेंट देते हैं तो ही आपको शामिल किया जाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, वरना नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी इस्तेमाल कीजिए। बट इसी को आधार बनाते हुए हमारे संसद के अंदर सरकार से क्वेश्चन पूछा गया कि सरकार ये बताए कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश में नागरिकता की बातें बताते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के पास हो तो वो व्यक्ति देश का नागरिक माना जाएगा। अब इस बात का जवाब दिया हमारी होम मिनिस्ट्री ने और होम मिनिस्टर का ये कहना है कि देखिए नागरिकता की सारी बातें जो हैं वो सिटीजनशिप एक्ट के तहत चलती है। जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो जो बातें बताई गई हैं वही नागरिकता से जुड़ी हुई हैं, उससे अलग कुछ भी चीज़ें नहीं है। यानी कि सरकार से डॉक्यूमेंट पूछे गए थे, सरकार ने डॉक्यूमेंट तो नहीं बताया। इससे पता चलता है कि हो सकता है कि सरकार को खुद ये क्लियर नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे देश में नागरिकता से जुड़े हुए हैं। जैसे कि नागरिकता को मामले में आधार कार्ड को हम मानते हैं कि ये इसके तहत स्वीकृत एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वोटर आईडी भी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। तो वहीं चलती है कहानी और पता चलता है कि भाई सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर ही सारी बातें छोड़ दी गई हैं सरकार के द्वारा। यानी कि पता चल रहा है कि सरकार को भी नहीं पता कि कौन सा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप के लिए जिम्मेदार है। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 तो ये कहता है कि देखो भाई देश भर में जिस भी लोग को नागरिकता चाहिए तो 5 आधारों पर मिल सकती है। जन्म से मिल सकती है, यानी कि आप देश में पैदा हो जाओ तो ही आपके पास नागरिकता आ जाएगी। वंश से भी दे सकते हैं आपको, यानी कि आप किसी ऐसा व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो पहले कभी भारतीय हुआ करता था या उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो देश से बाहर चला गया तो भी आपको नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी मिल सकता है, प्रकृतिकरण के थ्रू भी मिल सकता है और क्षेत्र समावेशन, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसको हम भारत में मिला लें तो भी आपकी नागरिकता भारत की नागरिकता हो जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं। तो फिलहाल बस अभी हमारी गृह मंत्रालय ने ये बताया कि बस यही सिस्टम है नागरिकता के लिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं आया है, तो इसलिए मामला पूरा चर्चा में रहा था। इसके अलावा हमारी संसद में एक रिपोर्ट आई और जो रिपोर्ट थी ये थी पीएससी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कुछ सिफारिशें की और पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो सिफारिशें थी वो सिफारिशें अपने आप में काफ़ी खास थी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सिफारिश करते हुए ये कहा कि जितने भी टोल टैक्स से अगर रिकवरी हो जाए, यानी कि आप पूरे के पूरे पैसे की वसूली कर लें, अगर आप लागत वसूल कर लेते हैं तो लागत वसूली के बाद में ना आपको टोल टैक्स बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लागत वसूली हो गई है उसके बाद भी आप टोल टैक्स जारी रख रहे हैं और पैसा वसूल कर रहे हैं। तो लागत वसूली का तो आपको समाप्त कर देना चाहिए टोल टैक्स पूरी तरह, टोल प्लाजा वहाँ पे से, या फिर आप उस हाईवे पर जो कम है जितना भी आप कम कर सकते हैं आप कम कर दीजिए टोल को, ये चीज़ें कर दीजिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए एक बनाइए हमारे देश के अंदर टैरिफ प्राधिकरण। टैरिफ प्राधिकरण क्यों बनाना है? क्योंकि टैरिफ प्राधिकरण बनाने के बाद आप एक खास काम ये कर सकते हैं कि जो भी टोल निर्धारित करना है वो निष्पक्ष होगा और जनता को भी ध्यान रखा जाएगा, सरकार को भी ध्यान रखा जाएगा, लागत को भी ध्यान रखा जाएगा। उसके आधार पर, इस निष्पक्ष आधार पर ही टोल की व्यवस्था होगी
और मान लीजिए कि टोल की यानी कि जो लागत है उस लागत की रिकवरी के बाद में भी टोल वसूलना है या नहीं वसूलना, उसका निर्धारण भी यहीं पे ही होगा। अगर करना है वसूली तो किस कारणों से होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है या नहीं है, वो सारी बातें यहाँ होंगी, और नहीं करना है तो ये सिफारिश भी यही होगी, यानी कि काम निष्पक्षता से होगा। इसके अलावा हमारी इस कमेटी ने कहा कि देखिए रिफंड का सिस्टम भी होना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो लोग टोल टैक्स देते हैं उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो हाईवे की सुविधाओं को लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाईवे पे उनको एक अच्छी सुविधा मिले, अच्छा माहौल मिले, सड़कें अच्छी मिले, गड्ढे ना हो और कहीं पे डाइवर्जन ना हो, बाधा ना हो। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हाईवेज पे काम चल रहा होता है, कहीं पे सड़क चौड़ीकरण हो रहा होता है, कहीं पे टूट फूट हो जाती है, जिससे कि हमारे लोग टोल टैक्स देते तो हैं लेकिन उनको पूरा लाभ टोल टैक्स देने का नहीं मिलता। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा परिवर्तन कीजिए और एक ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप कीजिए जिससे कि लोगों को रिफंड भी मिल जाए। तो सरकार के लिए फिलहाल ये सुझाव दिए गए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा और रिपोर्ट पेश कर दी गई है पूरी। हालांकि फिलहाल हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब का ये कहना है कि देश में ऐसा कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है जिसने अपनी लागत को वसूल कर लिया हो, लेकिन फिर भी अब चीज़ों को एक नए रूप में देखने की ज़रूरत है, जो फिलहाल यहाँ पे सारी बातें देखने को मिली। तो आपको क्या लगता है, चीज़ें सही है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हमारी केंद्र सरकार को भेज दिया है नोटिस, और नोटिस भेज के पूछा है केंद्र सरकार से कि बताइए एससी और एसटी के रिजर्वेशन में भी क्या क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दरअसल एक केस पहुंचा है फिलहाल हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि ओबीसी की तरह एससी एसटी के लिए भी क्रीमी लेयर वाला ही रिजर्वेशन आप व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लाभ ले लिया, वो अच्छी स्थिति में है और वो संपन्न है, लेकिन फिर भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत है, जो हाशिए पर हैं, जो पिछड़े रह गए हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था करते हुए आप इसको ठीक कर देंगे तो अच्छा रहेगा, और एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए जैसे ओबीसी में है। तो फिलहाल केंद्र सरकार को भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस और पूछा है कि क्या किया जाए। हालांकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सब क्लासिफिकेशन को तो अप्रूव कर चुका है कि सब क्लासिफिकेशन कीजिए, जिनको लाभ मिल चुका है उनको आप प्रतिशत कम दीजिए आरक्षण के अंदर। अब जिनको लाभ की ज़्यादा जरूरत है उनका आप एक्सपेंशन कीजिए, उनको थोड़ा लाभ में प्रायोरिटी रखिए, प्राथमिकता रखिए। और वही बात यहाँ भी है कि हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को लाभ मिल चुका है उनको लाभ कम मिले, जिनको लाभ नहीं मिला है उनको लाभ ज़्यादा मिले। एक संतुलित और एक युक्ति संगत आरक्षण की व्यवस्था देश में बनाई जाए। हालांकि ये चाहत नहीं है कि आरक्षण को किसी प्रकार से कम किया जाए, लोगों के नुकसान दिया जाए, या जाति आधारित व्यवस्था का जो आरक्षण उसको समाप्त किया जाए। बस हम चाहते हैं कि एक अच्छी आरक्षण व्यवस्था हो जिससे सभी लोगों को लाभ हो और सभी को आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहें, ये कुछ लोगों तक केंद्रित ना हो। तो केंद्र सरकार पर जवाब देगी, फिर उसके बाद सुनवाई होगी, तो देखेंगे कि क्या रहेगा। हालांकि अभी समय है इस पूरी की पूरी मामले की सुनवाई में, तो 10 अक्टूबर को फिलहाल फाइनल किया है कि 10 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे, तो देखेंगे कि सुनवाई में होता है क्या। बट क्या लगता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है, क्या उस रिजर्वेशन के अंदर भी होना चाहिए क्रीमी लेयर ओबीसी की तरह या नहीं होना चाहिए, ये आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पर आप लोग के सामने मौजूद है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भारत में पहली बार पूरी तरह से वाणिज्यिक रूप से सैटेलाइट को तैयार करने के लिए और लॉन्च करने के लिए एक प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। तो देखिए, दरअसल फिलहाल हमारे देश के अंदर हमारी सरकार ने बोलियां स्वीकार कर ली है एक कंपनी से। जिस कंपनी से बोलियां स्वीकार की है वो कंपनी है फिलहाल पिक्सल स्पेस इंडिया के तहत कंसोर्टियम। ठीक है, तो पिक्सल स्पेस इंडिया के तहत है कंसोर्टियम को बोल दिया कि देखो भाई, आने वाले 5 सालों में आप 12 सैटेलाइट बनाएंगे, लॉन्च करेंगे। डिज़ाइन बनाना और उसको संचालन करना ये आपकी ही जिम्मेदारी है। हालांकि जो कंसोर्टियम है, ये कंसोर्टियम अकेली कंपनी नहीं है, दरअसल ये अधीन है पिक्सल स्पेस इंडिया के। और ये समझिए कि कंसोर्टियम एक अकेला पूरा ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर पियरसाइड स्पेस, स्टेश्योर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुव स्पेस शामिल है। तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप मिलकर पूरा काम करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया जाएगा, और उसके बाद हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। तो देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, यानी कि देश में पहली बार पूरी तरह से वाणिज्यिक मामले में हम लोग अप्रूवल दिए हैं कि भाई कोई सैटेलाइट तैयार किया जाए और उसके लिए कार्य हो। 12 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट तैयार किए जाएंगे, 1200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, कृषि, समुद्र निगरानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, सागरी नियोजन या उच्च गुणवत्ता वाली खुफिया जानकारी देने में हमें मदद करेगा। लाभ भी होंगे क्योंकि इससे हमारी जो विदेशी अलग अलग सैटेलाइट्स पर निर्भरता है वो निर्भरता भी कम हो जाएगी, और डेटा संप्रभुता भी हम इससे सुनिश्चित कर पाएंगे। तो लाभ का विषय है हम लोग के लिए, है ना। बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइए कि कितने लोगों को ये अच्छा लगा। और इसके अलावा आप लोग की खास बात ये है कि स्टडी IQ में फिलहाल चली थी सेल 47% ऑफ की। ठीक है, तो 15 अगस्त तक के लिए वैलिड थी, बट फिर भी कोई अगर अवेल करना चाहता है तो बिल्कुल आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और स्टडी IQ की सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त तक के लिए वैलिड थी, और कुछ भी लेना है स्टडी IQ से तो कौन सा कोड यूज़ करना है, KL लाइव कोड आपको यूज़ करना है।
चलिए थोड़ी नज़र डाल लेते हैं अपनी शॉर्ट न्यूज़ पे भी। तो शॉर्ट न्यूज़ में पहली शॉर्ट न्यूज़ का कहना था कि भाई देखिए, जिस समय पूरा का पूरा टैरिफ के मामला चल रहा था तो फिर भारत ने जवाब देते हुए ये बताया कि रशिया को ईरान नहीं समझना चाहिए। दरअसल अमेरिका ने भारत को कहा था 2018 में कि ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत ने अमेरिका की पूरी बात भी मानी और वेनेजुएला ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया था डेडलाइन पास आने से पहले। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने बोला कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो फिर भारत ने समझाया अमेरिका को कि आप रशिया को ईरान नहीं समझिए, ना ही वेनेजुएला समझिए, क्योंकि भारत के अमेरिका रशिया से संबंध बहुत अच्छे हैं, व्यापार में बड़ी भूमिका, और ये संबंध ऐसे जारी रहेंगे, संबंध नहीं टूटेंगे। हालांकि इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन के लिए एक नई पॉलिसी जारी की। कहा कि जितने भी लोग राजधानी में होमलेस हैं उन सभी लोगों को राजधानी से बाहर निकाल के एक और जगह दी जाएगी जहां वो लोग रह पाएंगे। जितने भी होमलेस लोग हैं उन होमलेस लोगों को अब राजधानी में रहने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल हमारी सरकार काफ़ी अच्छे से लगी हुई है और जो इन्विटेशन कार्ड है उस पर थीम चेंज करके ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट किया जा रहा है और सेंट्रल विस्टा की जगह पर हम लोगों ने लगा दिया था यहाँ पर अब चेनाब ब्रिज। तो ये परिवर्तन हुआ है इस बार के। बाकी अब सभी लोगों ने देख ही लिया है कि किस प्रकार से रहा है हम लोग का इंडिपेंडेंस डे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डेट फाइनल की है तलाक-ए-हसन की सुनवाई के लिए। तलाक-ए-हसन क्या होता है? एक साथ किसी को 3 बार तलाक ना कहना, बल्कि एक महीने यानी कि 3 महीने तक लगातार तलाक 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 कहना आप कभी भी करते हैं तो उसको तलाक-ए-हसन कहा जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, आप लोग महिलाओं के साथ भेदभाव मत कीजिए और जो जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट है उसमें पुरुषों के लिए आरक्षण नहीं कर सकते, महिलाओं को भी शामिल करना होगा और समान अनुपात में शामिल करना होगा। परीक्षा को लीजिए, लेकिन परीक्षा होनी चाहिए योग्यता के आधार पर। जो अधिक योग्य है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, उसको शामिल करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा कर दी है कि सितंबर के महीने में जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अधिवेशन होने वाला है, उसी अधिवेशन के दौरान हम लोग पैलेस्तीन को मान्यता देंगे। तो फ्रांस ने भी घोषणा की थी, यूके ने भी घोषणा की थी, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसी घोषणा कर दी है। इसके अलावा अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन माना है, एक टेरर ग्रुप माना है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ रही है तो पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टेरर ग्रुप मांगता है बलूच लिबरेशन आर्मी को, तो सेम वही काम किया है अमेरिका ने और कहा है कि ये फॉरेन टेरर ग्रुप है। ठीक, इसके साथ ही अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई लोकसभा में फिलहाल अब काम शुरू हो चुका है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का। हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो हैं उन्होंने एक समिति बनाई है और समिति में 3 अलग अलग लोगों को शामिल किया है। तो इसमें शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अरविंद कुमार, इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और सीनियर कर्नाटका हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं बीवी आचार्य। इन तीनों की अध्यक्षता में समिति बनाकर व्यवस्था की है कि यहाँ पर चीज़ें अच्छी रखी जाएंगी और पूरी जाँच होगी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मामलों की और फिर बाद में फैसला होगा कि क्या ये दोषी हैं या नहीं है। भारत में शुरू किया गया है 18वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जहाँ पर हमारे हाई स्कूल के बच्चे जुड़ करके तैयारी करेंगे, काम करेंगे एस्ट्रोलॉजी के लिए, स्पेस के लिए और चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो ये काम लगातार होता है। ये 18वां है इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। हालांकि 2006 में शुरुआत की गई थी, 2007 में पहली बार थाईलैंड में इसको आयोजित किया गया था और ये समझिए कि भारत में ये दूसरी बार हो रहा है। पिछली बार भारत में 2016 में हुआ था, अब ये फिर दोबारा 2025 में भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। पिछली बार भारत में ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इसी के अलावा ये भी ध्यान रखिए कि आधार कार्ड को लेके बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मामला चला। जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार नहीं बता पाई कि आधार कार्ड मतलब नहीं बता पाई कि सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट क्या है, तो फिलहाल हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बताया कि किसी के पास आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक हो जाएगा। क्योंकि इस दौरान एक बांग्लादेशी व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसके लिए माना गया कि बांग्लादेशी है, बट फिर भी आधार कार्ड भी था, वोटर आईडी भी था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, आधार कार्ड वोटर आईडी बनवा लेने का मतलब ये नहीं है कि भारत के नागरिक मान लिए जाओगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को समाप्त कर दिया था, क्योंकि दिल्ली में सरकार ने ये नीति बनाई थी कि व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा जो 15 साल पूरे कर चुके हैं पेट्रोल व्हीकल और जो 10 साल पूरे कर चुके हैं डीजल व्हीकल है। तो 2018 में शुरू किया गया था, स्क्रैप किए गए बहुत सारे व्हीकल इसके तहत। लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोग बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ करके व्हीकल्स को खरीदते हैं, आप इस तरह से उनको स्क्रैप नहीं कीजिए। अभी सुनवाई करते हैं, सभी मूल्यों की जांच यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड का ये कहना है कि भाई एंटी कन्वर्जन लॉ को और स्ट्रिक्ट बना रहे हैं, सजा आजीवन कारावास तक कर दी है और ऑनलाइन माध्यम पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का धर्म परिवर्तन का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें यह कह दिया गया कि कोई आप गिफ्ट देता है, सामान देने की बात करता है, नौकरी लगवाने की बात करता है, कहता है कि धर्म बदल लो, शादी कर लेंगे, धर्म बदल लो, फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, तो ऐसे जितने भी प्रोविजन है, जितनी भी बातचीत सामने आएगी, सभी को सजा माना जाएगा, यानी कि अपराध माना जाएगा और सजा दी जाएगी व्यक्ति को। तो थोड़ा कड़ा कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने अपना कानून।
ठीक है, आजीवन कारावास तक इसका विस्तार कर दिया है, डिजिटल माध्यमों को भी शामिल कर लिया है। इसके साथ ही अभी इसी महीने रशिया जाएंगे हमारे भारतीय विदेश मंत्री, और साथ ही चाइना के विदेश मंत्री भारत आएंगे। तो जो RIC ट्रोइका की बात हम लोग कर रहे हैं, वो RIC ट्रोइका हमें काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहा है। रशिया, इंडिया और चाइना तीनों ही देश आपस में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं अलग अलग पक्षों को लेकर। इसके अलावा दिल्ली में जिस तरह से हमें पता चला था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि सभी कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखा जाए, तो दिल्ली में 3 न्यायाधीशों की बेंच बन गई है, और तीनों न्यायाधीशों की बेंच बनने के बाद हम ये देखते हैं कि चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित कर भी लिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ फिलहाल आपको मैंने इसके बारे में बता दिया, सेल के बारे में, और हम लोग पहुंचते हैं सीधा इस बात पे कि आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट खबरें थी वो सारी इंपॉर्टेंट खबरें हम लोगों ने कर ली है डिस्कस। ठीक है, तो बस इसमें लास्ट में वो इंडिपेंडेंस डे वाली भी थी, तो इंडिपेंडेंस डे आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया, देख लिया, जान लिया कैसा रहा है, तो इसलिए उस पर बात करना फिलहाल अब ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, फिलहाल ज़रूरी ये है कि सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी लोगों तक करना है शेयर, और जिन्होंने इसको अब तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा, और ऐसे ही बस पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, फ़ायदा उसी को होगा जो रेगुलरली द हिंदू की क्लासेस लेता है, तभी फ़ायदा होगा, तभी आप चीज़ें आपकी अच्छी भी चलती रहेंगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें करेंगे आने वाले क्लासेस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। फिलहाल सेशन को कीजिए शेयर, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।